नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हाफलोंग और मैं हूं आपका होस्ट राजेश दत्ता। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज 12 अगस्त 2024 को हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं। यह दिन युवाओं की शक्तियों, उनके योगदान और उनके अधिकारों को पहचानने के लिए समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की स्थापना 1999 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 का उद्देश्य है कि हम युवाओं की समस्याओं और उनके सपनों को समझें और उन्हें प्रोत्साहित करें कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इस वर्ष का थीम है डिजिटल तकनीक का उपयोग करके युवाओं के लिए सत्य विकास की दिशा में प्रगति, और इसका स्लोगन यानी नारा है युवाओं को सशक्त बनाना, भविष्य का निर्माण करना। और श्रोताओं, आज की इस कार्यक्रम को सार्थक बनाने के लिए हमारे साथ है हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर श्री दिनेश तिवारी जी। नमस्कार प्रोफेसर, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ हैं और इस विशेष अवसर पर अपने विचार और अनुभव साझा करेंगे। श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम प्रोफेसर तिवारी जी से बातें करेंगे और जानेंगे कि 2024 में युवा किन वास्तविकताओं का सामना कर रहे हैं। यह बातचीत वर्तमान स्थिति के बारे में आपको गहरी समझ प्रदान करेगी और यह भी बताएगी कि युवा किस प्रकार एक सत्ताई भविष्य में योगदान कर सकते हैं। इसलिए हमारे प्रिय श्रोताओं, आप इस कार्यक्रम को अंत तक ज़रूर सुनिए। चलिए आप कार्यक्रम को आरंभ करते हुए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का महत्व क्या है और यह युवाओं के लिए क्यों इतना विशेष है, जानते हैं प्रोफेसर से। सभी दर्शकगण को मेरा नमस्कार। आप सबको ही मालूम है कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी नेशन आज तभी वो प्रगति कर सकता है उसमें जो हमारा युवा गण है, यूथ जिसको हम कहते हैं, उन पे बहुत ही निर्भर है। क्यों निर्भर है? क्योंकि युवा जो हैं किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी देश के लिए, वो आज के समय जिसको हम लोग डिजिटल इंडिया बोलते हैं या विश्व में अगर देखा जाए जो कि बहुत ही एडवांस हो रहे हैं डिजिटली, तो हमारा देश भी किसी से पीछे नहीं है। तो ये युवा के कंधे पे एक बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है कि कैसे इसको हम आगे ले जाएं। लेकिन ये जो हमारे युवा पॉपुलेशन जो है, इनके ढेर सारे समस्या भी हो सकते हैं। बिल्कुल सर। योगदान तो ये बहुत दे रहे हैं, हर सेक्टर में इनका योगदान है। आज अगर देश 20वीं 10वीं स्थान से 5वें स्थान पे चला गया इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें युवा का बहुत रोल है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प जो है कि 2027 या 28 तक भारत जो है 3रे स्थान पे जाएगा। कुछ इकोनॉमिस्ट का ये भी प्रेडिक्शन है कि उससे पहले ही शायद ये चला जाए। तो यहाँ पे युवा का बहुत बड़ा एक रोल प्ले हो रहा है। लेकिन इनके कुछ समस्याएं हैं, इनके कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इसीलिए इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है ताकि इन परेशानियों को हम समझें और उसको हम कोई सॉल्यूशन ढूंढ के दें। अगर वो दिशाहीन हो गए हैं तो उसको हम सही ट्रैक में लाएं, प्लस उनको और एनकरेजमेंट दें, मोटिवेट करें ताकि वो आगे बढ़ें। और ये 12 अगस्त जो ये दिन आज मनाया जा रहा है, इस प्लेटफॉर्म पे ये एकजुट होके आए, मीन्स यूनिटी, अ कम्युनिटी ऑफ यूथ, जहाँ पे टीम, लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब वहां पे मायने रखेगा। क्योंकि अकेले कुछ नहीं होगा, आज के डेट में अकेले कुछ भी नहीं होगा। हमको एक साथ मिलके, एकजुट होके, एक लक्ष्य लेके, हमको देश के हित में, अपने हित में, सोसाइटी के हित में, कम्युनिटी के हित में हमको आगे बढ़ना है। तो सर, हमारा अगला सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि आज के युवाओं को पढ़ाई, करियर और जीवन के फैसलों में सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है? अगर हाँ, तो इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी? समाज, शिक्षक, माता पिता, दोस्त या खुद युवाओं की? जी देखिए, हम यूं तो नकार नहीं सकते हैं कि इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। इनको तो जो चीज चाहिए, गाइडेंस या जो भी, वो तो मिल रहा है। आज के डेट में हमने देखा है, कॉलेज में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उनको काफी कुछ मिल रहा है। लेकिन हमारा पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है, उतना नहीं मिल रहा है जितना कि मिलना चाहिए। काफी लोग, काफी युवक, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो चाहे कॉलेज लेवल पे हो, अभी भी वंचित हैं।
मतलब क्या है, हमको और भी कैरियर काउंसलिंग टाइप का प्रोग्राम, उनका ग्रुप मीटिंग, उनके साथ बैठना, उनका प्रॉब्लम को समझना, जो भी इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी है उसकी नंबर जो है हमको बढ़ाना चाहिए, तब ये सही रहेगा। मतलब आप कह रहे हैं मतलब 1-to-1 गाइडेंस भी कुछ इम्पोर्टेंस रोल प्ले यस करेगा। यस, क्योंकि मिल रहा है, मैं बोल नहीं रहा कि टोटली उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, लेकिन उस लेवल पे नहीं मिल रहा है कि जैसे कि मिलना चाहिए, ये है। और आपका दूसरा जो प्रश्न है कि समाज, शिक्षक, माता पिता, दोस्त, इनमें से कौन इनको सही जी मतलब गाइड कर सकता है ना, या प्रोत्साहित कर सकता है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा मेजर रोल जो है ना, हमारा जो सोच है वो तो एक शिक्षक का है, टीचर जी। है ना, क्योंकि आपने लिखा है कि पढ़ाई और कैरियर, तो पढ़ाई और कैरियर सबसे बढ़िया गाइडेंस कौन दे सकता है? ऑब्वियसली शिक्षक दे सकता है। दूसरा हो गया माता पिता, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन में एक विद्यार्थी जो है कितना ही रहता होगा टीचर के साथ, 4 घंटा 5 घंटा, लिमिटेड टाइम रहता है सर, लेकिन बाकी समय तो वो अपने गार्जियन के साथ रहता है। जी। तो गार्जियन उसको कैसे दिशा देता है, कैसे उसका सोच पे वो हावी रहता है, कैसे उसको कोई डाउट है तो कैसे वो हेल्प जनरेट करता है, ये तो माँ बाप का एक दायित्व तो है। लेकिन एक बात है, अब हमारे माता पिता तो सपोज शिक्षक हैं, मतलब क्वालिफाइड हैं, लिटरेट हैं, अनुभव है, तो वो शायद हमको दे दें, हम अपने बेटा को दे सकते हैं क्योंकि हम क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, नॉलेज है, लेकिन सब गार्जियन तो दे नहीं पाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जिम्मेवारी खुद युवा पे ही है कि वो क्या बनना चाहता है, उसका क्या सोच है। तो जो भी सोच है, डाउट है, वो फिर अक्रॉस द टेबल किसी से पूछे। कैरियर काउंसलर्स लोग हैं, टीचर्स हैं, कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, सोसाइटी में कुछ अच्छे लोग हैं, उनके पास जाए। मतलब क्या है, सबसे बड़ा दायित्व खुद पे ही है, क्योंकि जब हम युवा बोलते हैं ना, हम लोग 10 साल का बच्चा या 12-13 साल का बच्चा की बात में नहीं कर रहा हूं, हम ये बात कर रहे हैं 18 से 25। इसमें एक सोच एक डेवलप होता है हर आदमी का, हर युवक का। तो जब वो सक्षम है तो कम से कम अपने बारे में तो वो बढ़िया सोचने का काबिलियत रखता है ना, वो उनको जाना चाहिए सही प्लेटफॉर्म को खोज के कि यहाँ से हम कुछ गाइडेंस ले लें और अपना जो एंगल है, डायरेक्शन है, उस पे वो काम करें। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेना पड़ेगा। और अगला प्रश्न ये रहेगा सर, आपके अनुसार वर्तमान समय में युवाओं के सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? देखिए राजेश, सबसे बड़ा चुनौती अगर आज के युवक पे अगर है ना, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी। अनएम्प्लॉयमेंट को लेके कंफ्यूजन, क्योंकि जब वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आ जाता है उसके पास, किसी युवक के पास, और उसके मन मुताबिक अगर उनको कोई जॉब वॉब जब नहीं मिलता है तो एक कंफ्यूजन आ जाता है दिमाग में, आगे क्या करना है। और सबसे ताज्जुब की बात नहीं कहेंगे, मतलब उससे को रिलेटेड है, जब वो कंफ्यूज हो जाता है ना युवक, वो डिप्रेशन में जाता है। और जब डिप्रेशन में जाता है तो कुछ समाज में ऐसे एलिमेंट्स हैं कि उसको वो फिर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स बहुत सारे। हाँ, जैसे कि कुछ गंदे स्वभाव के मित्र, जैसे कि ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, मतलब एक्सेस में शराब पीना, सिगरेट पीना, डिप्रेशन में इजीली ये सब अट्रैक्ट होता है। हाँ, और ये जब आ जाता है ना तो ऑटोमेटिक उसका मेंटल हेल्थ डिटोरिएट कर जाता है। तो जब मेंटल हेल्थ डिटोरिएट करेगा या मेंटल उसका मानसिक संतुलन जब बिगड़ेगा, फिर तो वो कोई काम का नहीं रहेगा, फिर तो समाज उसको कोसना शुरू कर देगा कि तुम तो किसी काम के नहीं हो। बिल्कुल सर, ठीक ना, तो वो तो और भी दूर चला जाता है परिवार से, समाज से, अपने गोल से पीछे हो जाता है। हाँ, तो डिप्रेशन का डिग्री अगर मान लीजिए कि 4% था, अब सडनली आप देखेंगे कि 60%, जैसे कि मतलब ऐसा कहें कि अब वहां से उसका रिपेयर होना मुश्किल हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा ये चुनौती है जो कि एक साइकिल के जैसे काम करता है। तो इसको अगर ऐसा परिस्थिति अगर आ जाए तो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि उसका जो कनेक्शन जो टूट गया है ना, वो फिर से हम दोबारा एस्टेब्लिश करें, फैमिली से, समाज से। उसको एक हीन मतलब त्वच जैसा हम ट्रीट ना करें कि मतलब ये प्यार से संभालना है। हाँ, प्यार से समझाएं, फिर से दोबारा उसको मेन स्ट्रीम में लाएं। कोई रिहैब सेंटर वेंटर है तो वहां पे उसको डालें, मतलब प्यार से, मोटिवेशनल लेवल से उसको हम फिर दोबारा वापस ला सकते हैं। क्योंकि हमारा जो एक सबसे मजबूत जो पिलर है, अगर उसमें धीरे धीरे ये दीमक आ जाएगा तो देश कहाँ आगे बढ़ेगा, समाज कहाँ आगे बढ़ेगा, है ना। सर, अब अगला सवाल हमारा ये रहेगा कि डिमा हसाओ के युवाओं के लिए आपके अनुसार किस तरह की शिक्षा या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सबसे अधिक फायदेमंद होगा? देखिए, ये तो बहुत ही आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है ना। जी सर। मुझे लगता है हमारा डिस्ट्रिक्ट के लिए इससे बढ़िया रेलिवेंट क्वेश्चन शायद हो ही नहीं सकता। अभी हाल ही में देखिए, डिमा हसाओ क्या है,
हाफलोंग क्या है? एकमात्र हिल स्टेशन ऑफ आसाम। जी। ठीक है। और पिछले 5 साल में हमने जो हाफलोंग को अभी देख रहे हैं, जो खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म के सेक्टर में, इस तरह का ग्रोथ हमने कभी नहीं देखा। जी। हाँ, हाफलोंग पहले भी सुंदर था, 60 साल पहले भी सुंदर था, आज भी सुंदर है। लेकिन कुछ चीजों में अगर हम काम नहीं करेंगे, प्रमोट नहीं करेंगे, उसको अगर हम प्रचार नहीं करेंगे, तो यहाँ कौन आएगा? आपको मालूम है कि सिक्किम जैसा एक छोटा सा स्टेट, उसका सबसे बड़ा रेवेन्यू जो है टूरिज्म से आता, और गैंगटॉक जो है दुनिया का एक हाईली सॉट, बहुत ही प्रचलित फेमस हिल स्टेशन है, जिससे उसका बहुत जबरदस्त रेवेन्यू आता है। तो आज हमारा जो हाफलोंग है, दिमा हसाओ है, अभी तो फोटो हम देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। हाँ। जस्ट एक अनुमान लगा रहा हूँ, बहुत ही पॉजिटिव अनुमान लगा रहा हूँ कि नेक्स्ट 10 इयर्स में, 10 साल में हाफलोंग का या दिमा हसाओ एज अ होल बहुत जबरदस्त रेवेन्यू आने वाला है। और ये रेवेन्यू जो है ना, सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म सेक्टर से आएगा। अब इस बात पे मैं जोर क्यों दे रहा हूं? इसी टूरिज्म सेक्टर के तरफ से, इस ओर से हमारा युवक अगर चाहे तो बहुत सारा स्किल ओरिएंटेड बिजनेस या एंटरप्राइज वो ले सकता है, जैसे कि होटल मैनेजमेंट, होम स्टेज। तो होटल मैनेजमेंट, होम स्टेज ये जब आएंगे, रहेंगे लोग, तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी आएगा, ट्रेवल एजेंसीज होंगे, कार्स होंगे, बाइक्स होंगे, एडवेंचर होंगे, कैंपिंग होंगे। ये सब हमारे युवा इसमें इंटरफेयर कर सकते, सबको वो ले सकता है अपने अपने, मतलब जो भी उनका रुचि जो है। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं इस पूरे चीज का, है ना। गाइड बन सकते हैं, क्योंकि दिमा हसाओ का बहुत ज्यादा वेराइटी है। विद इन अ रेडियस ऑफ 20-30 किलोमीटर्स एक से एक बढ़ के सुंदर लोकेशंस हैं, बहुत सारे, जहां पे आज तक हम भी नहीं गए हैं। वो सब अगर हम डेवलप करेंगे, इजीली मैं आपको बता सकता हूं, कम से कम 10 दिन का एक टूर पैकेज बन सकता है किसी भी टूरिस्ट के लिए, जहां पे हर तरह का उनको टूरिस्ट का जो एक इंटरेस्ट है ना, उसको हम कैटर कर सकते हैं। कल्चरल टूरिज्म हाफलोंग से ज्यादा कहां मिलेगा? 11 ट्राइब्स, सोचिए तो, मैक्सिमम ट्राइब्स। हाँ, हर एक ट्राइब्स के भिन्न भिन्न उनका कल्चरल, फूड को हो, ड्रेस को हो, लैंग्वेज को, कितना वैरायटी है, सोचिए तो आप। हर वो ट्राइब अपने आप में एक टूरिस्ट का एक स्पेशल अट्रैक्शन रह सकता है, और वहां पे हम लोग पैसा कमा सकते हैं। तो हाफलोंग का यूथ को तो इनफैक्ट बाहर जाने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइन। फिर कुलिनरी जो टूरिज्म आजकल जो बहुत फेमस है, लोग चाहते हैं कि हम 5 स्टार जैसा खाना ना खाएं, उनको ब्रांडेड खाना, वो पिज्जा उज्जा में आजकल कोई अट्रैक्शन नहीं है किसी का। वो चाहता है कि हम कुछ यूनिक खाएं, कुछ डिफरेंट खाएं, कुछ ऑर्गेनिक खाएं, कोई ऐसा पकवान जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, केमिकल कम हो। तो हमारा ट्राइबल डिशेस से ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है? तो ये सब चीज एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त पोटेंशियल है किसी भी युवक के लिए अपना रोजगार बढ़ाने के लिए। और बाकी सब तो है, जैसे कि आप प्लम्बिंग कहिए, इलेक्ट्रिशियन कहिए, कारपेंट्री कहिए, हाँ, फार्मिंग एक बहुत, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत बड़ा यहाँ पे एज अ सेक्टर उभर सकता है। स्कोप तो है। हाँ, बाहर के जो लोग हैं आउटसाइड दिमा हसाओ, वो लोग चाहता है कि हम कुछ ऑर्गेनिक खाएं। तो यहाँ झूम में जो हमारा कल्टीवेशन होता है, उससे अच्छा ऑर्गेनिक आपको कहाँ मिलेगा भाई? कोई पेस्टिसाइड नहीं, कुछ से नहीं, सब नेचुरली ग्रो करता है, और वैरायटी तो बहुत है। और अब तो हम कुछ ऐसे वेजिटेबल्स जो बाहर से ला रहे हैं वो भी ग्रो कर सकते हैं। हम शिमला मिर्च ग्रो कर सकते हैं, हम बीन्स कर सकते हैं, और बाय द वे यहाँ तो तिल भी होता है। तो भाई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमारे युवक, दिमा हसाओ के युवक के लिए कूट के भरा हुआ है। सिर्फ सोचने की क्षमता होनी चाहिए, और सही दिशा में उनको अगर कोई गाइड करे तो बहुत ही अच्छा होगा। और गवर्नमेंट का भी एक थोड़ा सा छोटा सा बात बोलता हूँ, इस समय गवर्नमेंट यही चाहता है कि हम स्किल डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि सबको तो सरकारी नौकरी तो मिलने से रहा, प्राइवेट भी नहीं मिलेगा, सब सैचुरेट हो रहा है। तो इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है कि हम आत्मनिर्भर बने, दूसरों पे डिपेंडेंस होने के बजाय मैं खुद पे निर्भर हूँ या निर्भर बनूंगा, ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा। क्योंकि उस दिन हमारे सीएम श्री देवलाल गौरलोसा जी बोल रहे थे, हाँ, काउंसिल में कितने जॉब्स मिलेंगे, कितने पीएन चपरासी बनेंगे, कितने फॉरेस्ट गार्ड बनेंगे, लेकिन हमारे हाथ में अगर कुछ बढ़िया स्किल रहेगा तो हम तो कहीं भी रोजी रोटी कमाएंगे ना। तो ये हमारे ऊपर भी दायित्व है, समाज के ऊपर दायित्व है, जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो यहाँ दिमा हसाओ में, सब पर यह दायित्व है कि हम स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन पे फोकस करें। कॉलेज में तो 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स है अभी, SEC
स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, है ना, ये सब क्यों कॉर्पोरेट किया गया है? और यही सब चीज से ना हम तीसरे स्थान पे जाएंगे। यही है फोकस, बिग पिक्चर यही है। ये तो मैं जो आपको डिस्कशन दे रहा हूँ ना, या वो बातचीत जो कर रहे हैं, ये तो बिहाइंड द सीन है। बिग पिक्चर तो वो है जो हमने शुरुआत में कहा था। सर, भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। आपको क्या लगता है कि युवा अपनी शिक्षा और करियर को सही दिशा में कैसे ले जा सकते हैं ताकि वे समाज और देश के लिए अधिक प्रभावी साबित हो सके? जी देखिए, इससे रिलेटेड हमने कुछ चीजें जो है ऊपर शेयर किए थे अभी, जी। है ना, लेकिन इस प्रश्न के लिए मैं जो भी श्रोतागण है बता रहा हूँ, जी पूरे वर्ल्ड में, विश्व में जी सबसे यंग देश अगर कोई है वो है भारत। जी सर। इंडिया इज अ वेरी यंग कंट्री एज ऑफ राइट नाउ। क्यों? इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 50% पॉपुलेशन जो है ना इज बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स। बहुत बड़ा रेशियो है सर। बहुत बड़ा। 50% युवा पॉपुलेशन जो है हमारे भारत का बिलो 25 ईयर्स। और मजा का बात देखिए, 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो 35 ईयर। और यही कारण है कि पूरा विश्व का जितना ग्लोबल प्लेयर्स हैं, बिजनेस का, ट्रेड का, सब इंडिया के तरफ देख रहे हैं। इतना यंग कंट्री, इतना डाइवर्सिफाइड आइडियाज अगर कहीं है तो वो है भारत। पोटेंशियल बहुत है सर, बहुत ज्यादा पोटेंशियल। लेकिन ये इतना बड़ा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट के ऊपर, है तो पॉजिटिव साइन, लेकिन अगर ये दिशाहीन हो गए तो देश खत्म। इसीलिए इनको सही दिशा देने के लिए ढेर सारा मोटिवेशनल प्रोग्राम्स, कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स एक प्लेटफॉर्म पे लाना, है ना। जैसे कि G20 समिट में जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे बहुत ज्यादा फोकस किए, हमारे युवा पीढ़ी पे। ये हमारे देश के रिसोर्स है सर। यस, इवन चाइना विना भी पीछे है, जापान चाइना भी पीछे है। बोल तो रहा हूँ, वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। सर, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते और हमारा अगला प्रश्न रहेगा 2024 के इंटरनेशनल यूथ डे की थीम के अनुसार सत्य विकास के लिए युवाओं को डिजिटल साधनों का सही उपयोग कैसे सुनिश्चित करना चाहिए? देखिए, आज जो डेवलपमेंट का जो स्तर है जी भारत में या इवन पूरे विश्व का, जी डिजिटल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, बहुत ही ज्यादा। और हम जब डिजिटल जब बोलते हैं ना, तो उसमें ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फेसबुक, ऑनलाइन रिसोर्सेस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, इनका वो लेके, हेल्प लेके एक यूथ चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। अभी तो सर वो AI भी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, ये Yes. रिवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर्स है। लेकिन हर डिजिटल टूल्स का कुछ डिमेरिट्स भी हैं। इसीलिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक रेगुलेटरी मैसेज भी होना चाहिए, क्योंकि AI से भी देखिए फायदा है, लेकिन बहुत जबरदस्त उसमें हम फंस भी सकते हैं। जी जी। और कुछ क्राइम्स होना भी शुरू हो गया है ना। डिमेरिट्स तो हम बहुत है बोल सर। रहे हैं लेकिन वो हम नहीं है। आपसे फोन में हम बात कर रहे हैं लेकिन हम वो नहीं है। मेरे वॉइस में कोई और बात कर रहा है, बिल्कुल। और आप सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं। आप मेरे कुछ झूठे चीज की वजह से फंस गए हैं, या हम फंसा सकते हैं। बिल्कुल सर। और लोग फंसे भी हैं, हम लोग देखे हैं, सुने हैं। तो अब तो साइबर क्राइम्स जो है अब एक नेक्स्ट लेवल पे क्राइम्स हो रहे हैं। तो इसमें हमको बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। और ये जो यूथ जो सबसे ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, देखिए ये नया जनरेशन जो सबसे ज्यादा ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, उनको भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना पड़ेगा कि इस चीज को मैं कैसे देश के हित के लिए, अपने हित के लिए, समाज के हित के लिए, सबके हित के लिए मैं कैसे यूज करें, दुरुपयोग ना करें, है ना, उसका मिसयूज ना करें। तो ये दायित्व जो है हम कुछ एडवर्टीजमेंट के थ्रू, रेगुलर एडवर्टीजमेंट, आपका मीडिया, FM या कोई भी जो अवेयरनेस प्रोग्राम आप बोल रहे हाँ अवेयरनेस प्रोग्राम, ये ढेर सारा होना चाहिए ताकि हम एक स्वस्थ समाज बनाएं। जी जी। हाँ, एक हेल्दी नेशन बनाएं। जैसे कि इस डिजिटल टूल से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम डेवलप जब करें ना तो किसी को हानि ना पहुंचाए। सर, अगला प्रश्न हमारा बहुत ही खास है। आपके अनुसार युवा वर्ग को अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये प्रश्न आखिर क्यों पूछा गया है ना। जी। अभी कुछ देर पहले हम कहे थे कि अच्छा समाज बनाना है, हेल्दी फैमिली ओरिएंटेड हमको एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। अब मान लीजिए कि हम एक कॉर्पोरेट सेक्टर में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम काम कर रहे हैं 30-40 लाख रुपया के पैकेज पे, और मेरा टाइम जो है 9 से 6, लेकिन कंपनी जो है हमसे इतना काम करवा रहा है
कि 9 से 11 बज जाए ओवर टाइम से। ओवर टाइम। एक दिन अगर रहता तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये रेगुलर अफेयर हो गया है आजकल, हमने देखा है। कंपनी को भी कुछ लॉज बाय लॉज बनाना पड़ेगा कि ये जो काम कर रहे हैं प्रोफेशनल्स किसी भी सेक्टर में, सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो या बैंकिंग सेक्टर हो या कॉर्पोरेट सेक्टर्स हो, जो समय जो है ना वो स्ट्रिक्टली सुनिश्चित करें टाइम मैनेजमेंट से। हाँ, क्योंकि उस बंदे का माँ है, बेटा है, बहन है, वाइफ है, जो कि उनका इंतजार कर रहा है कि भाई बेटा आएगा तो हम खाना खाएंगे, थोड़ा सा घूमने जाएंगे, कुछ हंसी मजाक करेंगे, एक साथ चाय वाय पियेंगे। फैमिली की भी आशाएं होती ये है, जरूरी है ना। अब हम आएंगे 11 बजे, इतना थक जाएंगे कि अपने ही बेटे से हम बात करने के लायक ना जी। हाँ? अपने ही माँ बाप से ये भी नहीं पूछ पा रहे हैं कि माँ तुमने खाना खाया क्या, माँ तो सो गई है, उसका उम्र है, वो बेचारा सो गई, उनका एक टाइम होता है। तो इससे क्या होगा ना, परिवार जो है वो कमजोर पड़ जाता है। मुखिया हम हैं या मुखिया वो लेडी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, लेकिन दोनों में यही एप्लीकेबल होता है कि भाई वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है टाइम को, या वो वर्कहोलिक मेंटेलिटी का। कंपनी ने कहा कि 5 बजे तक काम करो, लेकिन हम इतना वो हैं वर्कहोलिक टाइप का कि हम जल्दी घर नहीं जा पा रहे हैं, ये खत्म वो खत्म करके ही जाएंगे, तब तक 11 बज जाता है, 12 बज जाता है। हम तो देखें ही ये लाइफ जी। और आज यही कारण है बहुत सारे यंग कॉर्पोरेट्स 50 से कम उम्र के वो लोग रेजिग्नेशन ले रहे हैं और खुद का एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस या कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। क्यों? कंपनी क्या आंख पे पट्टी बांध लिया है क्या? उनको दिखता नहीं है ये चीज? अगर बढ़िया एम्प्लॉय अगर अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं तो इसका कारण क्या है? आप उनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे रहे हो, फ्रीडम नहीं दे रहे हो। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम टाइम मैनेजमेंट सीखें। काम से जब छुट्टी लें तो हम कुछ बढ़िया पल बिताएं, हंसी मजाक, मूवी पे चले जाएं, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं, कुछ फ्रेंड्स फैमिली को बुला के एक साथ खाना पीना चाहें। ये सब बहुत ज़रूरी है। हमारी कोई हॉबीज़ है तो उसमें थोड़ा सा हम लीन हो जाएं। ये इस तरह हम मैनेज कर सकते हैं अपने टाइम से। सर, हमारा अगला प्रश्न रहेगा, आजकल बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए क्या युवाओं को सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ साथ अपने कौशल और रुचियों के आधार पर छोटे व्यवसाय या स्टार्टअप्स पर भी ध्यान देना चाहिए? देखिए 100% उनको स्टार्टअप जो गवर्नमेंट प्रयास करें, वो सिविल्स का एग्जाम दें, वो और भी बाकी जितने एग्जाम्स जो वो दे सकते हैं दें, लेकिन साइड बाय साइड कुछ स्टार्टअप पे भी ध्यान दें, क्योंकि गारंटी नहीं है कि हमको गवर्नमेंट जॉब मिले, सरकारी नौकरी मिले। तो क्या सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हैं बहुत दिन तक? नहीं बैठ सकते, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है सर। और आज का जो सरकार है ना, अभी का जो सरकार जो है, स्टार्टअप्स के लिए, हमारे युवाओं के लिए बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं, बहुत सारा है। और उसके कुछ बेसिक्स क्वालिफिकेशन और क्राइटेरियाज होते हैं जो कि हमारे बहुत सारे युवक फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ दिमा हसाओ के लिए भी जो हमने कुछ सेक्टर्स बताए थे, डिपार्टमेंट्स बताए थे, जहाँ पे वो अपने आप को रोजगार ना उनको मिल सकता है, वो सब चीज़ के लिए भी उनको मिलेगा, प्रोवाइडेड वो सब नॉर्म्स अगर वो फुलफिल करते हैं तो यस, स्टार्टअप्स इज द नीड ऑफ द आवर। लेकिन हम एक प्लान बी भी तैयार करना पड़ेगा। प्लान ए रखो, मैं यहाँ कभी भी नहीं बोलूंगा कि प्लान ए मत रखो, लेकिन साइड बाय साइड एक प्लान बी तैयार करो, ताकि ये जब नहीं होगा तो मेरा प्लान भी काम करेगा। इनफैक्ट हर इंसान को हर चीज में एक प्लान भी होना बहुत जरूरी है। हाँ, एक सिंपल सा अगर हम एग्जाम भी लिखने जाते हैं ना, हम एक पेन लेके कभी नहीं जाते हैं, 2 लेके जाते हैं। बाई चांस अगर ये टूट गया तो एक तो रहेगा। तो सर, हमारी बातचीत के अंतिम चरण में सर, आप हमारे डिमा हसाओ क्षेत्र के युवाओं को उनके भविष्य के प्रयासों में प्रेरित और मार्गदर्शन करने के लिए क्या विशेष संदेश या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत ही अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। आज ही मैं लगभग 100+ डिग्री फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को अपना पहला सेशन का जो लेक्चर होता है सेमेस्टर का, मैंने उनको दिया। तो जब मेरा पहला जब भी लेक्चर कोई होता है तो हम कोई टेक्स्ट या करिकुलम में कोई पोएम, ड्रामा कुछ भी हो, ये सब हम नहीं पढ़ाते हैं। सबसे पहले उनको एक बहुत ही ब्रॉड और एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट्स या लेक्चर कहिए उनको मैं देता हूँ, जिसमें खास तौर से उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है एज अ यूथ, क्योंकि अब वो 12 साल के बच्चे नहीं हैं। बिल्कुल। डिग्री में आए हैं, मतलब क्या है, मिनिमम 19 साल का है, फाइन, 19 से 20 साल का वो लड़का है, तो 19 से 20 साल मीन्स हमारा वो युवक बन गया, यूथ बन गया। अब उसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आना चाहिए
क्या सही है, क्या गलत है, क्या एक्सपेंडिचर है, क्या इन्वेस्टमेंट है, कहाँ पे समय ज्यादा देना चाहिए, कहाँ पे नहीं देना चाहिए। अगर वो हायर सेकेंडरी वाले मोड में ही अपने बिहेवियर और अपना डिसिप्लिन और अपना टाइम को मैनेज करते रहेगा तब तो उसका कोई डेवलपमेंट होगा नहीं। प्लस वो परिवार का एक, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, तो वो चीज भी समझना चाहिए कि हम अब परिवार का भी कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने यही कहा। लेकिन अभी ओवरऑल अगर हम हाफलोंग का अगर यूथ देखें तो हमने क्या देखा है, खास तौर से लड़कों की बात मैं कर रहा हूं, जोश उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। और ऐसा ठीक क्यों ना? सर? अब मान लीजिए कि 100 युवक में 20 लड़के का खूब बढ़िया जोश है, मतलब एक यूथ लाइक क्वालिटी जिसको बोलते हैं, जी स्मार्टनेस, एनर्जेटिक, है ना, ऊर्जा से भरपूर, ये सब यूथ लाइक क्वालिटी है। जी तो ये सब चीज होता है, ऐसे 100 में से 20 स्टूडेंट्स का शायद ऐसा है, क्या लड़की क्या लड़का, बट यहाँ पे मैं ज्यादातर लड़का पे ही थोड़ा सा केंद्रित हूँ। मोबाइल पे भी अगर कोई बिजनेस जैसा कोई चीज कोर्स करता या देखता सुनता, कोई मोटिवेशनल लेक्चर सुनता, तो भी समझ में आता कि चलो भाई उसका पर्सनल कुछ ग्रोथ हो रहा है। नहीं, कुछ स्टूपिड सा गेम्स, कुछ ये वो, अपना वो फेसबुक पे वो सोशलाइजिंग, स्टेटस को चेक करना, रील बनाना, स्टेटस को चेंज करना, सेल्फी देना, वो ये सब में बहुत बिजी हैं। लेकिन असली बात जब हम इनको कुछ बेसिक चीज जब क्लासरूम में पूछते हैं, ये बता नहीं पाते हैं। लड़कियां तो थोड़ा बहुत बता भी देती हैं, ये तो बिल्कुल ही कुछ आज के डेट का कुछ भी बता नहीं पाते हैं। इसीलिए कोई भी कंपटीशन देखिए दिमाग हसाओ में, जो भी हमारे युवक हैं, सबसे ज़्यादा लड़कियां क्वालिफाई कर रही हैं, क्योंकि आज भी वो सीरियस हैं, आज भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। लेकिन लड़कों को जिस अंदाज में पहले 60s और 70s में जो लेते थे, जहाँ पे ये सब प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे, और भी कारण था कि वो आगे न बढ़ें। हाँ, उनका रीजन था कि हम सर। आगे ना बढ़े, बहुत सारे चैलेंजेस और डिफिकल्टीज था, फिर भी वो बहुत आगे निकल गए। आज के युवक जो दिमाग हसाओ के हैं, मेरे ख्याल से उनको फिजिकल लेवल पे बहुत जोर देना। शरीर में ताकत ही नहीं है, जोश ही नहीं है, वो क्या करेगा वो लाइफ में? तो एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, ठीक ना। और परिवार के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। उनका कनेक्शन टूट गया है, माँ बाप से, भाई बहन से, बड़े लोग जो हैं परिवार के, कम्युनिटी के, किसी से उनका कनेक्शन नहीं है, सब अपने अपने दुनिया में हैं। तो ये जो कनेक्शन जो टूटना है ना, ये बहुत बड़ा एक कारण है उनका फ्लॉप होना। इसीलिए कनेक्शन बहुत जरूरी है, स्पेशली हमारे हाफलों के युवक का। इसमें माँ बाप को भी एक बहुत स्ट्रांग मैसेज मेरे इस वाक्य से जा रहा है कि भाई आप उनके साथ अपना कनेक्शन न तोड़ें, आप उनके साथ बैठिए, एटलीस्ट 2 घंटा अपने पुत्र या पुत्री जो भी हैं उनके साथ आप बैठ के बातें करें। और युवक को भी मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने निकटजन जो भी हैं, परिवारजन जो भी हैं, आप काइंडली उनके साथ कम से कम बैठ के खाना तो खाइए। मजे की बात है कि खाना भी कोई एक साथ नहीं खा रहा है आज, सब अलग अलग रूम में खा रहे हैं, टीवी के सामने, कोई मोबाइल के सामने। हाँ, तो ये समाज को धीरे धीरे तोड़ रहा है। सरकार जितना भी स्कीम क्यों ना दे, अगर ये सिस्टम अगर है ना, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। जब मोबाइल जब किसी ने, जिसने भी जब आविष्कार किया इसका, उसने तो इसीलिए आविष्कार किया कि हमारा जिंदगी जो है सुखमय हो, कंफर्टेबल हो जी। और अब तो मोबाइल फोन भी हम लोग नहीं बोलते हैं, उसको स्मार्टफोन बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे स्मार्ट चीज करता है। फोन तो स्मार्ट है, लेकिन भाई साहब आप स्मार्ट नहीं हो। पहले आप स्मार्ट बन जाओ, आपका सोच थोड़ा सा बढ़िया हो जाए, थोड़ा सा मैच्योर हो जाए, हेल्दी हो जाए, है ना, तब हम आपको स्मार्टफोन देंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सारे हमारे साथ आपके एक्सपीरियंस और युवाओं को दिए गए सलाह के लिए। तो श्रोताओं, आज के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के इस विशेष कार्यक्रम के समापन के साथ ही मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही हमारे माननीय अतिथि श्री प्रोफेसर दिनेश तिवारी जी का भी विशेष आभार, जिन्होंने हमें अपने बहुमूल्य विचारों से लाभान्वित किया। हम आशा करते हैं कि उनके विचार और सुझाव हमारे युवाओं के लिए प्रेरणादायक साबित होंगे और उन्हें एक उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हाँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने मौका दिया अपने विचारों को यहाँ पे रखने के लिए। धन्यवाद। एक बार फिर से सभी श्रोताओं को आकाशवाणी हाफलोंग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, आपके सुझाव और समर्थन ही हमारे प्रेरणा का एकमात्र स्रोत है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक रहा होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलोंग।
अभी के लिए मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।